Hello students, from today we are starting new unit that is measures of central tendency, and in this unit the first topic is introduction to measures of central tendency. So आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे introduction to measures of central tendency and the first measure of central tendency, that is arithmetic mean. So these are the topics we will discuss in this video lecture: meaning and definition of measures of central tendency, types of averages, objectives of averages, features of a good average, then first measure of central tendency, arithmetic mean, merits and demerits of mean, and calculation of mean only in individual series. सेम कंटेंट जो इंग्लिश में है वो हिंदी में भी दिया हुआ है। तो हिंदी में हम देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, अर्थ एवं परिभाषा, माध्य के प्रकार, माध्य के उद्देश्य एवं कार्य, आदर्श माध्य के गुण, अंकगणितीय अथवा समांतर माध्य, इसका अर्थ व परिभाषा, गुण व सीमाएं, और व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। लेट्स स्टार्ट। मेन टॉपिक पर जाने से पहले हम ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये किसी स्कूल के 12th ए स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में ये मार्क्स स्कोर किए हैं। ये सेम स्कूल का 12th बी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 10 स्टूडेंट्स इसमें भी हैं। अभी ये केवल 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अगर हमारे पास डेटा और ज्यादा होता, 20, 30, 50, 100, 200, मीन्स ये डेटा अगर बढ़ता जाता तो हमारे लिए इतने छोटे डेटा को भी और इससे बड़े डेटा को समझना, विश्लेषण करके कंक्लूजन निकालना आसान नहीं होता। अब हमने यहाँ पर एवरेज निकाल लिया। सेक्शन ए के लिए ये 13 है एंड सेक्शन बी के लिए ये एवरेज 16 है, यानी कि इस होल डेटा को हमने एवरेज निकाल करके सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर दिया और इस एवरेज के आधार पर अब हम दोनों ही सेक्शन के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस का एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाल सकते हैं और आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये मैंने एक मार्क्स का एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपनी लाइफ में एवरेज मार्क्स, एवरेज स्टडी आवर्स, एवरेज एज, एवरेज इनकम, एवरेज एक्सपेंडिचर, एवरेज प्राइस जैसे बहुत सारे टर्म का यूज करते हैं और सुनते रहते हैं। और इसका तात्पर्य यही होता है कि एवरेज किसी भी डेटा सीरीज में एक ऐसा नंबर होता है जो उस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है और उस सीरीज की सभी वैल्यू उस एवरेज के आसपास ही लाई करती हैं। मीन्स ए सीरीज का एवरेज 13 है तो इसका मतलब है कि इस सीरीज में अधिकतर स्टूडेंट्स के मार्क्स 13 या इसके आसपास हैं। बी सेक्शन का एवरेज 16 है, इसका मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 16 या इसके आसपास हैं। मीन्स ये नंबर इस डेटा सीरीज के सेंटर में है और इसके आसपास सीरीज के बाकी नंबर लाई करते हैं। इस सीरीज के केस में भी ये नंबर सेंटर में है और इसके चारों ओर सीरीज के बाकी नंबर लाई करते हैं। तो एवरेज या औसत का मतलब एक ऐसा नंबर होता है जो किसी सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, उसके सेंट्रल में होता है और उससे हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स मेन टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही एवरेज कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज टू ऑब्टेन अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य होता है कि एक ऐसी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को प्राप्त किया जाए जो पूरी सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करे। एंड एन एवरेज इज वन सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल सीरीज। और एवरेज सिंगल फिगर होती है जो होल डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, मींस उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताती है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो कॉल्ड एवरेजेस गिव्स एन आइडिया अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात हमने अभी एग्जांपल में देखी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसे एवरेज भी कहते हैं, किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल पार्ट में, उसके मध्य भाग में आवृत्तियों की जमाव के बारे में जानकारी देती है। मीन्स किसी डेटा सीरीज में उसके सेंट्रल पार्ट के आसपास ही उसकी अधिकतर फ्रीक्वेंसीज कंसंट्रेट होती हैं। इस बात की जानकारी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज देता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज रिड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू वन फिगर एंड कंपैरिजन बिकम्स इजियर। तो एवरेज लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मींस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं और उस नंबर के बेस पर डिफरेंट डेटा सीरीज के बीच में कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। इट इज द वैल्यू वेयर मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन आर नियरर। ये ऐसी एक सिंगल वैल्यू होती है जिसके आसपास ही उस सीरीज के बाकी नंबर
होते हैं। सच फिगर्स प्रेजेंट द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज एंड आर कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और ऐसे नंबर सीरीज की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताते हैं, इसीलिए ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं। इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द सीरीज। और जो इसकी वैल्यू है, एवरेज है, वो उस सीरीज के मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बीच में ही कहीं होती है। इस सीरीज की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच में ही एवरेज होता है। Now we will see definition of measures of central tendency. According to Watkins, average is a representative figure which is gist, if not the substance of statistics. Basically, statistics means होता है किसी भी whole population से सैंपल लेकर के उसको स्टडी करना ही statistics कहलाता है। एवरेज एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव फिगर है जो कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का या डेटा सीरीज का जिस्ट होता है, सार होता है। मींस एवरेज एक ऐसी वैल्यू है जो अगर पूरा स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो उसका सार अवश्य है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउडन, एन एवरेज वैल्यू इज सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज। किसी डेटा सीरीज में उसकी लोअर और अपर वैल्यू के बीच में एवरेज एक ऐसी सिंगल वैल्यू होती है जो संपूर्ण सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये दो डेफिनेशन है। इन मीनिंग एंड डेफिनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं द सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज इज दैट वैल्यू विच इज मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिकल डेटा ऑफ द सीरीज और डिस्ट्रीब्यूशन। किसी डेटा सीरीज और आवृत्ति वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति अथवा माध्य और एवरेज एक ऐसी संख्यात्मक वैल्यू है जो संपूर्ण सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। इसे एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम श्रेणी के माध्य भी कहते हैं, एज दे आर बेस्ड ऑन साइज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि यह एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन समझने के बाद हम कह सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज किसी भी डेटा सीरीज में एक ऐसी वैल्यू होती है जो उस सीरीज के सेंट्रल पार्ट में लाई करती है और उसकी वैल्यू सीरीज के मैक्सिमम और मिनिमम रेंज के बीच में होती है और ये उस सीरीज की सभी वैल्यूज की मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो उस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक आइडिया देती है। जब भी कोई स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है तो फर्स्ट स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफिकेशन के बाद टेबुलेशन और टेबुलेशन के बाद जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आवश्यक है कि हम अपने संपूर्ण डेटा को एक सिंगल फिगर के रूप में कन्वर्ट कर दें ताकि उस सिंगल फिगर एवरेज के बेस पर आगे कोई कंक्लूजन निकाला जा सके और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी करना है तो हम ईच क्लास के ईच स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर के उनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते और स्टडी को आसान बनाने के लिए, एप्रोप्रिएट कंक्लूजन निकालने के लिए यह आवश्यक है कि हम ईच क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज मार्क्स निकालें और उसके बाद हम देखें कि किस क्लास का परफॉर्मेंस बेटर है और किसका नहीं है और जिसका बेटर नहीं है उसके बेटरमेंट के लिए क्या और एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरेजेस, मींस एवरेज के उद्देश्य क्या हैं। कई बार कैलकुलेशन करने के बजाय क्वेश्चन थियोटिकल आता है और उसमें आपको ये चीजें लिखनी होती हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट गिव्स अ शॉर्ट पिक्चर। एवरेजेस प्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ मास ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डेटा, मींस जो लार्ज अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सरल रूप में प्रेजेंट करता है एवरेज और सिंपली प्रेजेंट करने के बाद उसकी एक शॉर्ट एंड क्लियर पिक्चर हमको देता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कॉम्परेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन को आसान बनाना। एवरेजेस फैसिलिटेट कंपैरिजन फ्रॉम वन सेट ऑफ डेटा विद अदर्स सो दैट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन क्विकली। मींस एवरेज डिफरेंट डेटा सीरीज के बीच में कंपैरिजन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि डिफरेंट डेटा सीरीज के बीच में कंपैरिजन करके कंक्लूजन आसानी से निकाला जा सके। अनदर वन ऑब्जेक्टिव इज figure of whole group, help in understanding the picture of a complete group by mean of sample data। जब भी हमें कहीं लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करना होता है तो पूरी पॉपुलेशन का डेटा लेने के बजाय उससे एक सैंपल लेकर के उस सैंपल का मीन लेते हैं और उस मीन को पूरे ग्रुप पर लागू कर देते हैं। तो किसी भी
पॉपुलेशन के सैंपल का एवरेज पूरे ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट जाते हैं और हमको राइस परचेज करना है तो पूरे ढेर में से हम केवल एक मुट्ठी राइस लेकर के उसको स्टडी करते हैं और उसके आधार पर जो कंक्लूजन निकालते हैं उसको पूरा ढेर पर लागू कर देते हैं कि ये चावल कैसा होगा। सेम ऐसे ही बड़ी पॉपुलेशन के बीच जब कोई सर्वे करना होता है तो हम उसका एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल से एवरेज लेने के बाद उस एवरेज को पूरे ग्रुप की सेंट्रल वैल्यू मान लेते हैं। तो ये अध्ययन को बहुत आसान बना देता है। Next is basis of mathematical analysis. Identify the mathematical relationship between different groups or classes. Further mathematical और algebraic analysis के लिए ये एक बेस प्रोवाइड कराता है। हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, किसी भी समस्या के समाधान के लिए एवरेज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इस एवरेज के बेस पर ही हम निर्णय लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिसर्च, क्योंकि एवरेज होल डेटा को सिंगल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करती है, तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया जाए, कैसे रिसर्च किया जाए, इस बात को भी फैसिलिटेट करता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि इस समय कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कंट्रीज का जो एवरेज डेटा आया है, उस एवरेज डेटा के बेस पर ही साइंटिस्ट फर्दर रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एवरेजेस के। नाउ फीचर्स ऑफ अ गुड एवरेज मींस एक अच्छे एवरेज की कौन कौन सी फीचर्स होते हैं। एन एवरेज शुड बी, एक एवरेज होना चाहिए। फर्स्टली वेल और रिजिडली डिफाइंड मीन्स किसी डेटा सीरीज का एवरेज रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, मीन्स क्लियर होना चाहिए। सिंगल वैल्यू होनी चाहिए जो उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होना चाहिए, मीन्स एवरेज निकालते समय किसी डेटा सीरीज के सभी नंबर के आधार पर एवरेज निकाला जाए। अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के फ्लक्चुएशंस उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इट मीन्स जब हम किसी होल पॉपुलेशन से एक सैंपल लेकर के कोई एवरेज निकालते हैं और जब हम उसी होल पॉपुलेशन से एक अनदर सैंपल लेकर के उससे एवरेज निकालते हैं तो इनके बीच में फ्लक्चुएशंस बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। मीन्स होल पॉपुलेशन में से अगर हम छोटे छोटे सैंपल लेकर के उसका एवरेज निकालें तो उनकी एवरेज वैल्यू लगभग बराबर होनी चाहिए। क्विक एंड इजी टू कंप्यूट, कैलकुलेशन मीन्स गणना करना आसान और सरल हो। इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान हो। एंड अगली कैरेक्टरिस्टिक है कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्राइक और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मीन्स आगे अंक गणितीय और बीज गणितीय विवेचना संभव हो सके। एल्जेब्राइक और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि डिफरेंट डेटा सीरीज के एवरेज से कंबाइंड एवरेज को निकाला जा सके। मीन्स अगर हमारे पास 3 डेटा सीरीज हैं A, B और C और इनका एवरेज X, Y और Z हमको मालूम है, तो इस X, Y और Z के बेस पर हम 2 या तीनों सीरीज का कंबाइंड एवरेज निकाल सकें। तो ये एवरेज के कुछ फीचर्स हैं। तो हमने एवरेज की मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स ऑफ अ गुड एवरेज को समझा। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ एवरेजेस। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस, 2 टाइप के एवरेजेस होते हैं। फर्स्ट मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकंड वन इज पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मींस समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य एंड हरात्मक माध्य कहते हैं इनको। एंड पोजिशनल एवरेजेस मींस मीडियन एंड मोड। ये 2 टाइप्स की पोजिशनल एवरेजेस होते हैं, माध्यिका एंड बहुलक। तो मैथमेटिकल एवरेजेस वो एवरेजेस होते हैं जो किसी सीरीज के न्यूमेरिकल वैल्यू को बताते हैं और ये वैल्यू उस सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, जबकि पोजिशनल एवरेजेस वो एवरेज होते हैं जो किसी डेटा सीरीज में पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी क्लास के स्टूडेंट्स के एवरेज एज के बारे में स्टडी करना है तो मैथमेटिकल एवरेजेस न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे, बट पोजिशनल एवरेज ये बताएंगे कि स्टूडेंट्स को एक सीक्वेंस में हाइट के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में लगाने पर मिडिल में कौन सा स्टूडेंट होगा। इन बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दीज 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बट दीज 3 टाइप्स ऑफ एवरेजेस मीन, मीडियन एंड मोड का ही ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। मीन द एवरेज ऑफ द डेटा, किसी सीरीज के एवरेज को मीन कहते हैं। मीडियन द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा, मीडियन किसी सीरीज की मिडिल मोस्ट मीन्स जो सबसे मध्य में मिडिल में जो वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है। एंड मोड द मोस्ट कॉमनली अकरिंग डेटा, और मोड किसी सीरीज का वो डेटा होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मीन्स किसी सीरीज में जो डेटा सबसे अधिक बार आता है वो मोड कहलाता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये एक डेटा सीरीज है, अगर इस डेटा सीरीज का मीन कैलकुलेट किया जाए तो मीन मीन्स होता है सारी वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने पर मीन आ जाता है। तो इस सीरीज का मीन
होगा 6। मीडियन मीन्स किसी भी डेटा को सीक्वेंस में अरेंज करने पर, मीन्स क्रम से लगाने पर जो वैल्यू मिडिल में होती है वो मीडियन कहलाती है। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इस डेटा सीरीज की मिडिल में 2 है, तो इस सीरीज का मीडियन 2 होगा। मोड मीन्स मोस्ट कॉमनली अकरिंग डेटा, जिस डेटा की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो मोड होगा। इस केस में 2 ऐसा वैल्यू है जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो इस सीरीज का मोड 2 होगा। तो इस तरीके से मीन, मीडियन और मोड कॉमनली यूज्ड एवरेजेस हैं जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। पहला जो सबसे सिंपल और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज है, अरिथमेटिक मीन, उसको देखेंगे। तो अरिथमेटिक मीन जिसको कहते हैं अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य, जो मैथमेटिकल एवरेज की फर्स्ट कैटेगरी है। तो समांतर माध्य और अरिथमेटिक मीन को ही जनरली मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज। सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला मेथड अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य का मेथड ही है। सो व्हेन ओनली मीन इज इंडिकेटेड इट इज अज्यूम्ड टू बी अरिथमेटिक मीन नॉर्मली। और इसीलिए जब भी हम एवरेज की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य अरिथमेटिक मीन से ही होता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग इट बाय द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसकी गणना की जाती है सभी ऑब्जर्वेशंस मीन्स डेटा को ऐड करके नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करने पर अरिथमेटिक मीन को ज्ञात किया जा सकता है। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स, ये समेशन का साइन है, मीन्स जोड़ना, और एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो समेशन एक्स का मतलब होता है कि किसी डेटा सीरीज में जो भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज का योग सिग्मा एक्स कहलाता है। और एन मीन्स होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ आइटम्स। उस सीरीज में जितने भी वैल्यू हैं उनका नंबर n कहलाता है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n होता है। अरिथमेटिक मीन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। अरिथमेटिक मीन 2 टाइप का होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड अरिथमेटिक मीन। नाउ वी विल सी मेरिट्स ऑफ मीन। कई बार एग्जाम्स में कैलकुलेशन के बजाय अरिथमेटिक मीन क्या है, मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन को भी पूछा जाता है कि इसके अर्थ, गुण और दोष बताइए। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए और थ्योरेटिकल आंसर को तैयार करने के उद्देश्य से मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन को देखना भी आवश्यक है। तो हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ मीन, मीन समांतर माध्य के गुण क्या है। फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है, मीन्स हर कोई एवरेज से परिचित है, एवरेज को समझता है। इजी टू कैलकुलेट, गणना करना आसान है। कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मीन्स कंबाइंड मीन निकालना आसान है। कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मीन सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, मीन्स किसी डेटा सीरीज में जो भी डेटा है सभी डेटा का प्रयोग करते हुए मीन निकाला जाता है। इट गिव्स द वैल्यू विच बैलेंसेस द ईदर साइड, ये एक सेंट्रल वैल्यू देता है जिस वैल्यू के दोनों साइड डेटा सीरीज बैलेंस्ड रहती है, मीन्स कुछ वैल्यूज उसके ऊपर रहती है और कुछ वैल्यूज उसके नीचे रहती है, उससे बड़ी होती है। Can be calculated even if some values of the series are missing if total value is known। अगर किसी सीरीज के की टोटल वैल्यू पता है तो कुछ वैल्यूज मिसिंग होने के बाद भी मीन को कैलकुलेट किया जा सकता है। मीन्स अगर हमें मालूम है कि क्लास के 10 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स 500 हैं और इसमें 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं एंड 2 के मार्क्स मिसिंग हैं, तो टोटल वैल्यू और इन 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स के बेस पर हम इन दोनों स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को भी ज्ञात कर सकते हैं। It is least affected by fluctuations in sampling, hence it is more stable। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस के बारे में हम देख चुके कि क्या है कि किसी होल ग्रुप में से अगर कई बार सैंपल लिया जाए और हर सैंपल का मीन निकाला जाए तो हर ग्रुप का मीन अगर सिमिलर नहीं आता है तो उसे फ्लक्चुएशंस इन सैंपलिंग कहते हैं। लेकिन मीन सैंपलिंग के फ्लक्चुएशन से बहुत कम प्रभावित रहता है और किसी एक बड़े ग्रुप से छोटे छोटे सैंपल लेने पर उन सैंपल्स का मीन पूरे होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इस डिफरेंट ग्रुप्स के मीन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन या डिससिमिलैरिटी नहीं होती है। डीमेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ मीन, एक्चुअली मीन लगभग सभी जो फीचर्स ऑफ अ गुड एवरेज, एक अच्छे माध्य की लगभग सभी विशेषताएं मीन के अंदर होती हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं मीन की और इसी के कारण कुछ अदर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट, जैसे मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड जैसी अदर सेंट्रल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। सो फर्स्ट
demerit is calculation of mean is quite complex. एक्चुअली जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का पर्सन है उसके लिए मीन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला को अप्लाई करना होता है। एक्सट्रीम आइटम्स हैव डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट। एक्सट्रीम आइटम्स मीन्स होता है किसी सीरीज की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक दूसरे से बहुत डेविएटेड है, दूर है, तो इन एक्सट्रीम वैल्यूज में अधिक डिफरेंस सीरीज के मीन को प्रभावित करता है। मीन्स अगर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 100 है और उसके बीच में कहीं नंबर है 2, 5, 6, 90, तो इस तरीके से अगर इरेगुलरिटी है तो इस केस में एक्सट्रीम वैल्यूज के कारण मीन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। समटाइम्स यू फाइंड अनरियलिस्टिक एवरेज। कभी कभी एक ऐसा फिगर हमको होता है एवरेज निकालने पर जो एकदम अनरियलिस्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली में नंबर ऑफ चाइल्ड का सर्वे करना है एक किसी पर्टिकुलर एरिया में कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं, इस बात का अगर डेटा लेना है तो हो सकता है इसका मीन आ जाए 2.3। इट मीन्स प्रत्येक फैमिली में 2.3 बच्चे हैं। तो ये एक अनरियलिस्टिक डेटा हो गया। तो इस तरीके से भी हमको ऐसे एवरेज मिल सकते हैं जो अनडिवाइडेड वैल्यू होती है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाती है। व्हेन डेटा इज वास्ट द कैलकुलेशन बिकम टीडियस। जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो जाता है तो कैलकुलेशन करना टफ हो जाता है। अरिथमेटिक मीन इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव इफ सीरीज इज असिमेट्रिकल। अगर सीरीज असिमेट्रिकल है मीन्स जो फ्रिक्वेंसीज है वो बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हैं, तो ऐसे केस में मीन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। इस तरह की सीरीज ये कह सकते हैं हम नॉट बी मेजर्ड विथ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स गुणात्मक विशेषताओं के बारे में अगर एवरेज निकालना है तो मीन से गुणात्मक विशेषताओं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। अगर हमें कुछ लोगों के बीच में इंटेलिजेंस को मेजर करना है और इंटेलिजेंस के बेस पर उसमें सेंट्रल यूनिट को निकालना है तो मीन इस टेंडेंसी को मेजर नहीं कर सकता है। इफ सम आइटम्स आर मिसिंग एंड द होल डेटा इज ऑल्सो अननोन, मीन कैन नॉट बी मेजर्ड। अगर हमारे पास टोटल वैल्यू मिसिंग है और किसी सीरीज की कुछ वैल्यू भी मिसिंग है तो ऐसे केस में मीन को मेजर नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था। दूसरा एग्जांपल, अगर 5 स्टूडेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और पांचों के मार्क्स हमको नहीं दिए हैं, मीन्स 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास है, पांचवें का नहीं है और इनके मार्क्स का टोटल भी हमारे पास नहीं है, तो इधर मार्क्स भी मिसिंग है और टोटल भी मिसिंग है। तो अगर दोनों चीजें मिसिंग है तो उस केस में मीन को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन मीन्स हम इसको केवल इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन मेथड से केवल देख करके अनुमान लगा करके ज्ञात नहीं कर सकते। पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस के तहत इसकी वैल्यू निकालनी होती है। वेरी मच अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उससे ये बहुत अधिक प्रभावित रहता है। तो इस तरीके से ये मीन की कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं। लेकिन इन सीमाओं के बावजूद भी मीन मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। इस औसत का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जो कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ था सेम यहाँ पर हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ये मीनिंग, ये डेफिनेशन, माध्य के प्रकार, सांख्यिकीय माध्य के उद्देश्य एवं कार्य, आदर्श माध्य के गुण और फर्स्ट टाइप ऑफ एवरेज अंकगणितीय माध्य अथवा समांतर माध्य। समांतर माध्य का अर्थ और समांतर माध्य के गुण। लास्ट में समांतर माध्य की सीमाएं मीन्स दोष एंड फाइनली समांतर माध्य की गणना की विधियां। तो समांतर माध्य की गणना की बेसिकली 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, लघु विधि अथवा कल्पित माध्यम विधि मीन्स एज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि। अब वन बाय वन हम इन सारे मेथड्स को देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन, बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डेटा। जनरली जो हमारे पास डेटा होता है वो 2 टाइप्स का होता है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मीन्स असमूहित डेटा, वो डेटा होता है जिसकी ग्रुपिंग नहीं की जाती है और इस डेटा से जो टेबल बनती है डेटा सीरीज, वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाती है। और इस इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास केवल डेटा होता है, फ्रिक्वेंसीज नहीं होती हैं, उसकी आवृत्तियां नहीं होती हैं। तो जब हमारे पास डेटा छोटा होता है तो उस केस में हम इंडिविजुअल सीरीज के रूप में डेटा को अरेंज करते हैं। लेकिन जब डेटा बड़ा होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है, तो उसको ग्रुप में अरेंज कर लिया जाता है, तो वो डेटा कहलाता है ग्रुप्ड डेटा। और ये ग्रुप में अरेंज करने पर हम डेटा से 2 तरह की टेबल का फॉर्मेशन करते हैं या 2 तरह की सीरीज बनाई जाती है, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें x मीन्स वैल्यू फिक्स रहती है और उस वैल्यू की फिक्स वैल्यू की फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। मीन्स यहाँ पर x 2 and 4 वैल्यू 2 and 4 है और इसकी फ्रीक्वेंसी
6 एंड 9 है, मीन्स 2 की वैल्यू 6 टाइम किसी डेटा सीरीज में आई है एंड 4 किसी डेटा सीरीज में 9 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो नंबर ऑफ रिपीटिशन यानी कि किसी डेटा सीरीज में कोई पर्टिकुलर वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ये फ्रिक्वेंसी उसकी आवृत्ति कहलाती है, और उस डेटा सीरीज में जो वैल्यू है वो x कहलाती है। आइटम्स, तो जिसमें x और f होता है फिक्स वैल्यू और उसकी फ्रिक्वेंसी वो डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी होती है, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज सतत श्रेणी में हमारे पास x ना होकर के क्लास इंटरवल होता है, यानी कि 0 to 5, 5 to 10, यानी कि जब हमारे पास वैल्यूज बहुत अधिक होती है तो अलग अलग वैल्यू लिखने के बजाय हम उनको डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड कर देते हैं, मीन्स रेंज दे देते हैं, और उस रेंज के अंदर वो सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाती हैं। एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर वो सारी वैल्यू इंक्लूड हो जाती है, मीन्स 0 to 5 का मतलब है कि 0 और उससे बड़ी और 5 से छोटी सारी वैल्यूज इस ग्रुप के अंदर आएंगी। और फ्रिक्वेंसीज होती है, मीन्स 0 to 5 की 5 एंड 5 to 10 20 फ्रिक्वेंसी है, तो इट मीन्स किसी डेटा सीरीज में 0 से लेकर 5 तक के बीच में 5 यूनिट है एंड 5 से लेकर 10 के बीच में 20 यूनिट्स हैं। तो ये सीरीज कहलाती है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें क्लास इंटरवल होता है और उसके साथ फ्रिक्वेंसी होती है। वैल्यू नहीं होती, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, बल्कि एक वैल्यू की रेंज होती है, लेकिन जहां पर फिक्स वैल्यू और उसके साथ फ्रिक्वेंसी होती है वो डिस्क्रीट सीरीज कहलाती है। तो हमें इन तीनों ही तरह की सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालना सीखना है। अब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग मीन, तो मीन को कैलकुलेट करने के बेसिकली दो मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड जिसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, एंड शॉर्टकट मेथड जिसको लघु विधि कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n, जहां पर dx डेविएशन है और a का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, माना गया मीन। इस मेथड में हम डायरेक्ट मीन निकालते हैं, x को समेशन करने के बाद n से भाग करते हैं, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम पहले से ही किसी वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं उस सीरीज का मीन ऑब्जर्वेशन के आधार पर, और उसके बाद इस मीन वैल्यू से सीरीज की बाकी वैल्यू का डेविएशन लेते हैं, d निकालते हैं, मीन्स विचलन, दूरी, डिस्टेंस निकालते हैं। दूरी निकालने के बाद डेविएटेड वैल्यू का समेशन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसको n से भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको एज्यूम्ड मीन, माने गए माध्य में जोड़ देते हैं, और फाइनली ओरिजिनल मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये दो मेथड हैं। इन तीनों ही तरह की सीरीज में ये दोनों मेथड अप्लाई करते हैं, लेकिन एक कंटिन्यूअस सीरीज के केस में एक तीसरा मेथड भी होता है जिसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो कंटिन्यूअस सीरीज के केस में 3 मेथड्स होते हैं, और इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम इन दो मेथड का यूज करते हुए मीन को कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक मैंने डेटा सीरीज का एग्जांपल लिया है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज वो जिसमें हमारे पास केवल वैल्यू होती है, x होता है, और ये हमने इस x को सीरियल नंबर दे दिया, मींस 5 आइटम्स, ये उसका वैल्यू है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास x के साथ साथ f भी होता है। इस एग्जाम्पल में यहाँ पर पेन का प्राइस दिया हुआ है और उस पेन को खरीदने वाले लोगों की संख्या इस कॉलम में है। पेन का प्राइस 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, और इतना लोग 2 रुपए पर 4 पर्सन, 4 रुपए पर 6 पर्सन, 6 रुपीज पर 15%, और एंड सो ऑन बायर्स इस पेन को परचेज कर रहे हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है एंड ये वैल्यू है। थर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें हमारे पास रेंज होती है 0 to 10, 10 to 20। ये रेंज हम अपने डेटा के मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से क्लासिफाइड कर लेते हैं, और ये इस रेंज के बीच में आने वाली यूनिट्स हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो 0 to 10 के बीच में 12 स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है, 10 to 20 के बीच में 15 स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 के बीच में 28 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 के बीच में 38 स्टूडेंट्स एंड 40 to 50 के बीच 25 स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम डेटा को 3 सीरीज में अरेंज करते हैं। जब डेटा बहुत छोटा हो, नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो, तो इंडिविजुअल सीरीज। जब डेटा बड़ा हो लेकिन डेटा में कुछ फिक्स वैल्यू हो, तो डिस्क्रीट सीरीज। लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होने के साथ ही साथ उस डेटा में जो वैल्यूज हैं वो भी बहुत अधिक हो, फैली हुई हो, तो उस केस में हम कंटिन्यूअस सीरीज के रूप में डेटा को अरेंज कर लेते हैं। अब आज के लेक्चर में हम इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करना देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड।
तो व्यक्तिगत श्रेणी में डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। ये क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास ये वैल्यूज हैं, इनसे हमें डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एक्स वैल्यूज 3, 5, 7, 12, 8। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ये सीरियल नंबर दे दिया, हमारे पास 5 वैल्यू है तो हमने इनको ऐसे लिख दिया। हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इनको जोड़ करके मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये 5 वैल्यूज है और ये एक्स 3, 5, 7, 12, 8, ये एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये लिखा हुआ है। समेशन ऑफ एक्स, एक्स वाले कॉलम को टोटल सिग्मा एक्स कहलाता है। सिग्मा मीन्स समेशन होता है जोड़ना सारी वैल्यूज को। तो समेशन ऑफ एक्स 35 है। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास 5 यूनिट्स हैं तो एन 5 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स 35, एन 5, तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। तो एक्स बार मीन्स इस सीरीज का मीन हो जाएगा 7। तो इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से कैसे मीन निकालते हैं ये देख। अब देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से कैसे मीन निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीन बाय शॉर्टकट मेथड। तो सेम हम यहाँ पर 2 कॉलम पिछले क्वेश्चन की ही तरह बनाएंगे। फर्स्ट सीरियल नंबर, तो यहाँ पर 7 आइटम्स है हमारे पास, तो 7 तक यहाँ नंबर दे दिया। एक्स वाले कॉलम में हमने वैल्यू रख दी जो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। अब इस एक्स वाले कॉलम से हमें किसी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेना है, मान लेना है कि इन वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ही मीन होगी। और जनरली मिडिल वाले नंबर को, क्योंकि मीन सेंट्रल वैल्यू होती है, तो मिड नंबर को हमने मीन एज्यूम कर लिया। तो इस सीरीज में हमने 9 को मान लिया पहले से कि 9 इस सीरीज का मीन हो सकता है। अब इस एज्यूम्ड मीन के बेस पर हम एक्चुअल मीन, वास्तविक मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो अगला कॉलम बनेगा डेविएशन का, मीन्स डी एक्स जिसको कहते हैं, मीन्स इस एज्यूम मीन से बाकी सारी वैल्यूज का डिफरेंस कहलाता है डेविएशन, यानी कि विचलन। तो उसको डी एक्स कहते हैं, क्योंकि ये एक्स से निकाला जाता है तो डी एक्स इसको कहते हैं। और निकालने का तरीका है एक्स माइनस ए, मीन्स जो हमने ए माना है उस ए को सारी एक्स की वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो पहला एक्स है 4, तो 4 में से 9 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 9 इक्वल टू -5 आएगा। चूंकि -9 यहाँ पर बड़ा है, जो वैल्यू बड़ी आती है साइन उसी का आता है, तो -5 आ गया। अगली वैल्यू 6 है, इससे भी हम -9 कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 6 माइनस 9 इक्वल टू -3। यहाँ पर भी 9 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 9 इक्वल टू -1। यहाँ पर भी 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 एंड 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हम वैल्यू से उस एज्यूम्ड मीन को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और घटाने के बाद उसको यहाँ पर लिखेंगे और वो डेविएटेड वैल्यू होगी, मीन्स dx होगा। और लास्ट में इस कॉलम का टोटल कर लेंगे, वो होगा समेशन ऑफ dx, मीन्स dx कॉलम का समेशन। तो इस केस में कुछ वैल्यू हमारे पास माइनस में आती है और कुछ वैल्यू प्लस में आती है। तो माइनस वाली वैल्यू को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू को अलग जोड़ लेते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज माइनस में है, -5, -3, -1। इनका समेशन होगा -9। ये वैल्यू प्लस में है, इसको जोड़ेंगे तो होगा +11। अब प्लस वाली वैल्यू से माइनस वाली वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स +11 से 9 गया, 2 आया यहाँ पर, और ये 2 प्लस का होगा क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। अगर ये माइनस वाला नंबर बड़ा होता तो माइनस में आंसर आ जाता, तो यहाँ पर प्लस वाला बड़ा है, समेशन ऑफ dx आएगा +2। अब शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ dx अपॉन n। तो a 9 माना था यहाँ पर, तो a की जगह 9 रख देंगे, समेशन ऑफ dx 2 आया यहाँ पर, और n यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो n की जगह 7 रख दिया। अब पहले हम इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसमें 9 को ऐड करेंगे। तो 2 को 7 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 0.28, मीन्स 7 से 2 को हमने भाग कर दिया तो आंसर आया 0.28, और लास्ट में 9 को 0.28 से जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.28, मीन्स x बार इक्वल टू 9.28, और ये इस सीरीज का मीन होगा। इस तरीके से हमने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से मीन कैलकुलेट करना सीख लिया। डायरेक्ट मेथड में हम फॉर्मूला लगाते हैं समेशन x अपॉन n, मीन्स सारी x वैल्यू को जोड़ देते हैं और n जो इधर आया उससे भाग कर देते हैं। लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम किसी एक वैल्यू को मीन एज्यूम करते हैं और मीन एज्यूम करने के बाद ये
फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस समेशन dx अपॉन n। फिर उस माने गए मीन से सारी वैल्यूज का डिफरेंस निकाल लेते हैं और उस डिफरेंस को लास्ट में जोड़ करके उसको n से डिवाइड करते हैं और n से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को एज्यूम्ड मीन से जोड़ देते हैं। तो दोनों ही मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों से ही आंसर लगभग सेम आता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।